हेलो बच्चों आज हम आपकी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री फर्स्ट है बेटा, उसका फर्स्ट चैप्टर इसके 4 वीडियो अपन ने पहले कर लिए। ये 5वां और लास्ट वीडियो है ना। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा इसके, है ना। तो इनको आराम से समझोगे आप तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। पहला है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, है ना। मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं और आणविक सूत्र को आपको पता ही है मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, ये मैं आपको एक उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में, ये है ना, उससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जो होता है ना, वो क्या करता है बेटा, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, यानी जो उसके विभिन्न परमाणु हैं उनमें सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। जबकि जो आणविक सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, वो यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है ना। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि जो C6H12O6 ये किसका है, ग्लूकोज का होता है कि नहीं होता है बेटा। ये किसका, ग्लूकोज का सूत्र है, ये रासायनिक सूत्र है ना। अब देखो इसमें सरलतम अनुपात अगर देखो आप तो क्या है बताओ, 6:12:6, तो 1 है ना, 1:2:1। तो इसको लिख सकते हैं CH2O, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 1 है। तो ये क्या है, सरलतम अनुपात है। तो ये ग्लूकोज का क्या हो गया बेटा, मूलानुपाती सूत्र हो गया। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट ये होता है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, है ना। तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो जो यौगिक है उसके अंदर जो विभिन्न परमाणु हैं उनके सरलतम, है ना, जो सिंपल रेशो होता है वो दर्शाता है। जबकि जो आणविक सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो उस यौगिक के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना, उनकी परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब आपके ये इस तरह से प्रश्न आता है कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा होता है ना, और उससे बेटा आपको क्या निकालना होता है, मूलानुपाती सूत्र निकालना होता है। और अगर मोलर द्रव्यमान भी दे रखा हो तो फिर आप उसका आणविक सूत्र भी निकाल सकते हो, है ना। देखो ये बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये वाला एग्जाम्पल है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27 कार्बन है और 71.65 क्लोरीन है। तो 3 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है बेटा, कार्बन है ना, और तीसरा क्या है, क्लोरीन है ना। ये कितना है, 4.07%, 24.27% और 71.65%। इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है हमको, मोलर मास दे रखा है, ठीक है ना। इसका हमको मोलर मास दे रखा है, मोलर मास कितना है, 98.96 जी, 98.96 ग्राम्स, ठीक है। इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होगा। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है आपको, है ना। तो अगर मैं 100 ग्राम सैंपल मान लेता हूं कि ये 100 ग्राम का एक सैंपल है इस यौगिक का, तो उसमें कितना कितना होगा बेटा, 4.70 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है ना। तो अगर मैं 100 ग्राम मान लूँ तो 4.70 ग्राम क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, 24.27 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, और 71.65 ग्राम क्लोरीन होगी। तो जब इन तीनों ग्राम्स को जोड़ दोगे तो 100 ग्राम्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो होता है वो हमारा ये होता है कि इसको 100 ग्राम यौगिक मान के, है ना, तीनों के अलग अलग ग्राम्स निकाल लेते हैं, है ना। तो 100 ग्राम प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हो गई, 24.27 ग्राम कार्बन हो गया और 71.65 ग्राम क्या हो गई, क्लोरीन हो गई, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 4.07 ग्राम्स, कार्बन हो गया 24.27 और ये ग्राम्स, और क्लोरीन कितना हो गई, क्लोरीन हो गई 71.65 ग्राम्स, ये क्लोरीन हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है करते हैं, देखो बेटा
अब इसके मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल निकालते हैं, है ना। तो देखो मोल का मैं फिर वापस से थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मोल क्या होता है ना। देखो बेटा ऐसे समझो आप, है जैसे हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है बताओ? 1 U है कि नहीं? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1 U है, ठीक है। अगर इस U को मैं G से कन्वर्ट कर दूं, है ना, तो 1 ग्राम अगर ले लूं, है ना, तो 1 ग्राम अगर आपने हाइड्रोजन के परमाणु लिए, है ना, तो उनमें कितने परमाणु होंगे? वही आवोगाद्रो संख्या के 6.022 × 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है ना। अगर H2 लिया मैंने, हाइड्रोजन गैस ली H2, तो ये क्या है? अणु हो गया। तो कितना हो गया बताओ? 2 U हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 2 परमाणु है इसमें, है ना। तो अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा, है ना बेटा, 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लूंगा तो उसमें कितने अणु होंगे हाइड्रोजन के? वही 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना। अब अगर तुम सोचो मेरे पास, है ना, कि ये 1 मोल हो गया, है ना, क्या है ये? 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम में कितने? 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, है ना। 2 ग्राम हाइड्रोजन में, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के अणुओं में कितने अणु हो जाएंगे? 1 मोल हाइड्रोजन के अणु हो गए, ठीक है ना। अगर मैंने लिया H2O, है ना, तो H2O क्या होता है बताओ? 2 और 16 तो 18, है ना। 18 U होता है कि नहीं होता है? तो अगर 18 ग्राम मैं ले लूँ, है ना, 18 ग्राम क्या ले लूँ मैं? H2O के अणु ले लूँ, जल के अणु ले लूँ, तो कितने होंगे बताओ? अणुओं की संख्या कितने होगी? 1 मोल होगी, है ना। तो वो 1 मोल कितना हो गया? वही 6.022 × 10⁻23। अब अगर मेरे पास 36 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु हैं, कितने? 36 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो कितने मोल होंगे बताओ? क्योंकि 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 36 ग्राम में 2 मोल हो गए, सीधी सी बात है। तो 2 × 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। अगर मेरे पास 54 ग्राम जल के अणु हैं तो 3 मोल हो जाएंगे। कितने अणु होंगे उसके अंदर? 3 × 6.02 × 10⁻23, है ना। तो अगर ग्राम दे रखा है तो मोल निकाल सकते हो आप, और मोल दे रखा है तो ग्राम निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हमको इस वाले पे अपन वापस आते हैं कि ये ग्राम दे रखा ना, तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम है? 4.07 ग्राम से हैं, है ना। तो इसमें अगर हाइड्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008, यानी एग्जैक्ट ले लिया इसने, वैसे 1G मानते हैं तो 1.008 ले लिया। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो 4.04 आता है ना। फिर कार्बन का द्रव्यमान कितना था 100 ग्राम के सैंपल में? ये रहा 24.27 ग्राम्स था, ठीक है ना। तो 24.27 ग्राम में कार्बन के मोल कितने निकल जाएंगे? इस कार्बन के जो मोलर द्रव्यमान है उसका भाग दे देंगे, तो 12.01 एग्जैक्ट ले लिया इसने, 12 के बजाय 12.01 ले लिया, इसको दोगे तो 2.021 आ गया। क्लोरीन के कितने मोल हो जाएंगे? क्लोरीन कितनी है? 71.65 ग्राम्स है, उसमें क्लोरीन के मोलर द्रव्यमान का भाग दिया तो 35.453, तो एग्जैक्ट लिए बेटे, वैसे 35.5 मानते हैं अपन इसको, है ना। तो इसने एग्जैक्ट लिया है 35.453 से, जब इसमें भाग देंगे तो 2.021 आ गया, है ना। तो 100 ग्राम जो सैंपल था हमारा, है ना, उसमें हमने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए, कार्बन के मोल निकाल लिए और क्लोरीन के मोल निकाल लिए, है ना। अब इसमें ये 3 चीज़ आ गई, 4.04, 2.021। इसमें क्या करते हैं बेटा? जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका तीनों में भाग देते हैं, उसका क्या करते हैं? तीनों के अंदर भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी क्या है? 2.021 है ना। तो 2.021 सबसे छोटा मान है, अतः 2.021 से विभाजित करने पर H अनुपात C अनुपात Cl, तो ये 2 बार जाएगा इसमें, तो 2, 1, 1, है ना। तो क्या आ गया? 2 अनुपात 1 अनुपात 1 आ गया, है ना। तो अगर अभी ये तो पूर्ण संख्या मिल ही रही है आपको, अगर ये अनुपात पूर्ण संख्याएं न हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्णांक संख्याओं में परिवर्तित, पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित किया जा सकता है ना। जैसे माना ये 1 से ही 1/2 होता है यहाँ पे, है ना, तो 2 से गुणा कर देते तीनों को ही। जैसे यहाँ होता 1.5, 1 और 1 होता, तो 2 से गुणा कर देते तो ये तो 3 हो जाता, ये 2 हो जाता और ये 2 हो जाता, ऐसे कहना चाह रहा है ये। तो ये HC और Cl का अनुपात क्या आ गया? 2 अनुपात 1 अनुपात 1,
है ना। तो इससे अब आपका मूलानुपाती सूत्र निकल गया, है ना। तो देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 2, कार्बन के कितने हैं 1, क्लोरीन का कितना है 1। तो देखो पहले कार्बन लिखते हैं ना बेटा, तो C1 हो गया, H2 हो गया और Cl1 हो गया। तो CH2Cl ये इसका मूलानुपाती सूत्र निकल के आ गया। CH2Cl ये इसका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, है ना। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, आणविक सूत्र निकालना है उसका, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो आपको मोलर द्रव्यमान दे रखा है पूरे यौगिक का, यहाँ दे रखा है ना शुरू में, देखो ये रहा कितना है 98.96, है ना। तो इस यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है उसमें मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग दे देंगे। तो मूलानुपाती द्रव्यमान निकालेंगे अब हम इसका। CH2Cl का क्या निकाला हमने, मूलानुपाती द्रव्यमान निकाला। तो C का 12.01 प्लस H2 तो 2 गुणा 1.008 कर देंगे, और Cl का कितना है 35.453। तो इन तीनों को जब जोड़ा हमने तो CH2Cl के लिए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना निकल के आ गया, ये आ गया बेटा 49.48 ग्राम्स आ गया, ठीक है ना। अब जो दे रखा था आपको मोलर द्रव्यमान 98.96 जो दे रखा था, उसमें इस 49.48 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो उससे n निकल के आ जाएगा, है ना। तो 98.96 में 49.48 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये n आ गया। यानी एग्जैक्ट आपको मूलानुपाती सूत्र जो है उसको इस n से गुणा करना होता है ना। तो n मूलानुपाती सूत्र क्या था आपका, CH2Cl। तो अब इसको किससे गुणा कर देंगे, n से, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये देखो C के 2 हो गए, H के 4 हो गए और Cl के 2 हो गए। तो ये इसका एग्जैक्ट अणुसूत्र हो गया। यौगिक का क्या हो गया, ये आणविक सूत्र हो गया C2H4Cl2, है ना। तो इस तरह से बेटा अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ हो, जैसे इसमें दे रखा था ना, प्रतिशत में दे रखी थी मात्रा तीनों की, हाइड्रोजन की, कार्बन की और क्लोरीन की, है ना। तो और मोलर द्रव्यमान दे रखा था, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया और इसका आणविक सूत्र निकाल लिया, है ना। देखो बहुत आसान है। अच्छा फिर आते हैं अपन बेटा, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें, स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, है ना। स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या है बेटा, देखो ऐसे समझो आप, है ना। जैसे ये एक अभिक्रिया दे रखी है आपको, मेथेन प्लस ऑक्सीजन को, जब मेथेन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं मेथेन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, है ना। तो देखो ये 2 से गुणा हो जाएगा और ये भी 2 से गुणा, तो कार्बन 1, है ना। हाइड्रोजन के 4, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन के 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए, 4 हो गए। तो ये क्या हो गई, एक संतुलित अभिक्रिया हो गई, है ना। तो देखो ये हमको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देती है संतुलित अभिक्रिया जो होती है ना। तो कैसे, देखो बेटा कि इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, है ना। देखो इसके आगे 2 लगा हुआ है ना, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल। अगर हम 1 मोल क्या लें, मेथेन लें, 2 मोल ऑक्सीजन लें, तो उनको जलाने पर हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल क्या मिलेगी, जलवाष्प मिलेगी। आई ना बात समझ में। दूसरा ऐसे ले सकते हैं बेटा, देखो है ना, इसका अणुभार निकाल लो, इसका कितना हो गया 4 और 12 16 ग्राम, ये 16 ग्राम ले लिया, है ना। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, तो ये 16 ग्राम हो गई। ये कितना हुआ 16 ग्राम, और ये कितना हो गई 64 ग्राम। तो 16 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमको, है ना। 12, कार्बन का 12 होता है, और 16 दूना 32, 12 और 32 कितने हो गए 44, तो 44 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और जलवाष्प कितनी मिलेगी 2, और 16 2 18, 18 दूना 36 ग्राम, है ना। तो ये अभिक्रिया हमको देखो, पहली चीज़ तो इसने क्या दी कि 1 मोल मेथेन को 2 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। 1 मोल क्योंकि इसके आगे 1 छिपा हुआ है, ये क्या है, इसका गुणांक क्या है 2 है, तो गुणांकों से चलते हैं हम, ठीक है ना। 1 मोल मेथेन को 2 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 2 मोल क्या मिलेंगे, जलवाष्प मिलेंगे, है ना। ग्राम के रूप में क्या हो जाएगा, 16 ग्राम का मेथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो 44 ग्राम
क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमको, और 36 ग्राम क्या मिलेगा, जल वाष्प मिलेगी, है ना। तो देखो दो चीज़ में तो हो गया अब तक, मोलों की संख्या के रूप में हो गई, फिर इनके द्रव्यमान के रूप में हो गई, तीसरा है आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, है ना। एक मोल का जो आयतन होता है बेटा वो 22.7 लीटर होता है ना। एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.7 लीटर, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस को अगर आप भरोगे तो कितना आयतन होगा उसका, 22.7 लीटर होगा, ठीक है ना। तो देखो इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे दो तो 22.7 लीटर मीथेन को अगर आप, अब यहाँ ये डबल है तो 22.7 को 2 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 45.4 हो जाएगी। तो 45.4 लीटर ऑक्सीजन में अगर हम जलाएंगे, इतने आयतन में अगर हम उसको जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वही 45.4 लीटर हमको जलवाष्प मिलेगी, है ना। तो ये अभिक्रिया हमको 3 चीज़ दे रही है, मोल के रूप में, अणु ये जो द्रव्यमान है इसका, है ना, द्रव्यमान के रूप में, और तीसरी आयतन के रूप में, है ना। अब देखो बेटा ये है कि क्या था, 16 ग्राम और ये क्या है, 64 ग्राम, है ना। अब ऐसे समझो कि माना ये 64 ग्राम नहीं है, कम है ना, तो क्या होगा, माना 64 ग्राम की जगह पे ऐसे समझो आप इसको, ये 48 ग्राम ही है, ऑक्सीजन कितनी है, 48 ग्राम ही है ना। तो क्या होगा बेटा कि ये तो रहेगा लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट 16 ग्राम मैथेन को अभिक्रिया कराने के लिए एग्जैक्ट कितनी चाहिए, 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो अब इन दोनों में से जो भी कम होगा, है ना, तो वो पहले खत्म हो जाएगा, है ना, और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में है वो बचा हुआ रह जाएगा, है ना। आई ना बात समझ में। तो जो पदार्थ पहले खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम सीमांत अभिकर्मक। इसमें आगे दे रखा है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्टेंट बोल दो उसको, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दो या लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो, है ना। तो जो भी पहले कम मात्रा में होगा वो पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं इनको हम यही स्टाइक्योमेट्री या स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस इनको बोलते हैं, है ना। तो अभी देखो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो मैंने बताया ना वही देखो यहाँ दे रखा है बेटा, आपको इसमें ये समझा रखा है ना। यानी CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और जल वाष्प के कितने 2 मोल देता है, ठीक है ना। फिर इसमें ग्राम के रूप में इसने यहाँ दे रखा है 16 ग्राम मैथेन और 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 36 ग्राम हमको जल वाष्प मिलेगी, ठीक है ना। फिर लीटर के रूप में 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.7 लीटर, तो 22.7 लीटर जब मैथेन को, है ना, तो उसमें दो मोल हैं, तो 2 मोल 22.7 को जब 2 से गुणा करो तो 45.4 आ जाएगा। 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ जब जलाओगे तो 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 45.4 लीटर हमको जल वाष्प मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो देखो द्रव्यमान को मोलों की संख्या चेंज कर सकते हैं, अणुओं की संख्या चेंज कर सकते हैं और इनको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। देखो अब ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, 16 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए, है ना। 16 ग्राम। अब देखो बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ आपको, ये अभिक्रिया है आपकी CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, है ना। तो देखो C 1 है, H के 4 है और यहाँ H के 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। H के बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के 2 हैं इधर और इधर 2 और 2 ये 4, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे 2 से। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई बेटा मेरी, संतुलित हो गई, ठीक है ना। अब देखो हमने देखा था ना कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 12 और 4 एकम 4 12 4 16, तो 16 ग्राम, ठीक है ना। अगर मैथेन को कितने, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूना 32 और 32 को वापस 2 से गुणा करोगे तो कितने 64 ग्राम से जब अभिक्रिया कराएंगे तो कितनी, कार्बन का 12 और 16 दूना 32, कितने हो गए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल वाष्प कितना मिलेगा 2 और 16 18 18 दूना 36 ग्राम,
है ना। अब ये प्रश्न देखो, आपके प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा है 16 ग्राम मैथेन के दहन से, है ना, देखो ये रहा बेटा, है ना, तो 16 ग्राम मैथेन के दहन से प्राप्त जलवाष्प की मात्रा, तो जलवाष्प कितना मिलेगा, 36 ग्राम मिलेगी आपको। कितनी मिल जाएगी जलवाष्प, 36 ग्राम मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 16 ग्राम से कितनी मिल रही है, 36 ग्राम मिल रही है, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, अगला जो एग्जाम्पल है, मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, है ना। तो देखो मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ आपको करके, है ना। वापस से मैंने अभिक्रिया लिखी, मैंने वापस से आपकी ये अभिक्रिया लिखी, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा तो देखो बेटा, ये कितनी होती है, 12 और 4 16 ग्राम, ये कितनी होती है, 16 दूनी 32 और ये 32 दूनी 64 ग्राम, 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ठीक है। और ये 44 ग्राम निकल के आ रही थी, और ये 2 और 16 18 दूना 36 ग्राम। अब देखो कह क्या रहा है ये, मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, है ना। अब देखो ये दे रखी है हमको, ये 22 ग्राम दे रखी है ना, ये क्या दे रखी है, 22 ग्राम दे रखी है ना। तो देखो बेटा, ये अगर 22 ग्राम है, ये 44 ग्राम कब मिलती है बताओ, जब 16 ग्राम मैथेन जलती है। जब 16 ग्राम मैथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 44 ग्राम मिलेगी। अब ये खुद कह रहा है कि 22 ग्राम मैथेन, वो 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है, 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है। तो बेटा आधी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो सीधी सी बात है, आधी हो रही है, तो इसका मतलब ये भी कितने, आधी जलेगी मैथेन, है ना। तो 8 ग्राम मैथेन, ठीक है ना, को जब हम कितने 64 ग्राम इसमें जलाएंगे, ठीक है ना, तो कितनी मिलेगी हमको, 22 ग्राम मिलेगी। अब तुम कहोगे सब 64 ग्राम में क्यों जला रहे हैं, 64 ग्राम में जलाओ, लेकिन बेटा आधी काम आ पाएगी, है ना, यानी ये पहले ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात आप, ये जो मैथेन है ये क्या हो जाएगी, पहले ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, ये कह रहा है मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्राप्त हो रही है आपको, 22 ग्राम प्राप्त हो रही है। तो देखो 44 ग्राम कब प्राप्त होती है, जब 16 ग्राम को जलाते हैं। तो 22 ग्राम कब प्राप्त होगी बताओ, जब कितने ग्राम को जलाएंगे, 8 ग्राम को जलाएंगे, है ना। कितने को जलाएंगे, 8 ग्राम को। अब इसके मोल पूछ रहा है, 8 ग्राम के कितने मोल हो गए, है ना। तो देखो 16 ग्राम का 1 मोल होता है ना, तो 8 ग्राम का कितना हो गया, आधा मोल हो गया, सीधी सी बात है। तो 8 ग्राम का कितना हो गया, 1/2 मोल, ठीक है ना। ऐसे ही दे रखा, देखो ये 0.5 मोल आ गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैंने बताया था ना आपको, लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक यानी जो पहले खत्म हो जाए, किसको बोलते हैं बेटा, सीमांत अभिकर्मक, जो पहले खत्म हो जाए, है ना। तो कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक रिएक्टेंट जो होता है दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है ना, देखो आगे ना, जो अभिकारक, अभिक्रियक बोल दो, अभिकारक बोल दो, है ना, जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद आगे अभिक्रिया नहीं होती, भले ही दूसरे अभिक्रियक, दूसरा जो अभिकारक है उसकी कितनी ही मात्रा उपस्थित हो। अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है, सीमित कर देता है ना। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया, इसीलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ गए ना बात, है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो इस एग्जाम्पल को करेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। देखो क्या कह रहा है ये, कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, है ना, और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को NH3 ग्राम बनाने में मिश्रित किया जाता है, यानी अमोनिया बन रही है ना, मिश्रित किया जाता है। प्राप्त अमोनिया गैस की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिक्रियक, है ना, सीमांत अभिकारक
को पहचानिए कि कौन सा सीमांत अभिकारक है ना। देखो बहुत आसान प्रश्न है, देखने से देखो सिंपल, पहले ऐसे समझा करो आप, है ना। देखो पहले अभिक्रिया लिखेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन रही है, अमोनिया गैस बन रही है। तो देखो बेटा ये संतुलित नहीं है ना, यहाँ n के 2 हैं, यहाँ n का क्या है 1 है ना। तो संतुलित करने के लिए मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से कर दिया। देखो n तो बैलेंस हो गई, n2 और n2, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 6 हो गए ना, क्योंकि H3 के 2 हैं, ऐसे समझो ये 2 और ये क्या हो गया H3, तो 6 हो गए ना, 6H हो गए। तो इधर 6H के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब हो गई ये संतुलित आपकी। तो N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। अब इसे मूलर द्रव्यमान के रूप में लिख लो, है ना, बहुत ही आसान है। देखो बेटा N का कितना होता है, 14 ग्राम होता है कि नहीं होता है, N का कितना होता है 14 है ना। तो 14 दूना 28 ग्राम है ना, 28 ग्राम है ना। और ये कितनी हो गई, 2 तिया 6 ग्राम, ठीक है। और ये कितना मिल जाएगा, 14 और 3 17, 17 दूनी 34 ग्राम। देखो है ना, 28 और 6 34 और इधर ये 34 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन को अगर आप मिक्स करोगे तो आपको 34 ग्राम क्या मिलेगी, अमोनिया मिल जाएगी। या 1 मोल, इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 मोल है ना, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो 2 मोल आपको क्या मिलेंगे, अमोनिया मिलेगी। 2 मोल क्या मिलेगी आपको, अमोनिया मिलेगी, ठीक है ना। अब इस प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न पे क्या है बेटा, देखो ये 50 किलोग्राम है ना। देखो ये 50 किलोग्राम है और ये कितनी है, 10 किलोग्राम है ना। ये 50 किलोग्राम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी है, 10 किलोग्राम है ना। तो देखो इसमें ऐसे समझो बेटा, इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, यानी 28:6 है ना। 28 अनुपात क्या आ रहा है, 6, यानी ये 6 है तो ये 28 है। तो देखो 6 चौका 24, तो 4 पॉइंट समथिंग होगी कि नहीं होगी, यानी ये 4 गुनी चाहिए। नाइट्रोजन जो चाहिए वो कितनी चाहिए, 4 गुनी, यानी 4 पॉइंट समथिंग चाहिए, ऐसे समझो आप ये, है ना। यानी 28/6 के अनुपात में चाहिए आपको ये, है ना। और यहाँ पे अनुपात क्या है, देखो ये 5 अनुपात आ रहा है ना, यानी ये 10 का ये कितना है, 5 गुना है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। ये 10 का क्या है, 5 गुना है, जबकि ये क्या है बताओ, ये इसका कितनी है, ये अगर 30 होता तो 6 पंजे 30 तो पूरा हो जाता, समझ रहे हो ना बात आप। तो अब देखो बेटा कौन खत्म होगा पहले बताओ, है ना। देखो ये 28 ग्राम है और ये कितना है, 6 ग्राम है ना। यानी 28 ग्राम अगर आप नाइट्रोजन लोगे, है ना, और 6 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो ये पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएंगी और 34 ग्राम आपको क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें अनुपात कितना है, 28/6 है ना, यानी 28:6 है ना। देखो और मैंने कर दिया 14:3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना है बेटा, ये 50 किलोग्राम और ये 10 ग्राम है ना। तो ये 10 किलोग्राम, तो ये 5 गुनी है, ये जो है ये क्या है, 5 गुनी है। जबकि देखो ये जो है इसकी 5 गुनी नहीं है ना, तो कौन कम पड़ेगा, ये कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। यानी देखो ये कितना है, 10 kg है, ठीक है ना, और ये कितना है, 50 kg है। तो हमको ये अनुपात कितना है, 14/3 है ना। और इसका अनुपात 14 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, देखो 3 चौका 12 है ना, और कितना बचा, 2 20 है ना, 3 छिक्की 18, 3 छिक्की 18, यानी 4.66 टाइम्स, ठीक है ना। तो जबकि ये कितना है, 5 गुना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा कि 1 पे कितना चलेगा, 3 पे 14 है ना, यानी 3 ग्राम, ऐसे समझो आप 3 ग्राम अगर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो कितनी ग्राम, 14 ग्राम क्या है आपको नाइट्रोजन चाहिए। तो 1 ग्राम पे कितनी, 14/3 है ना, 14/3 ग्राम हो गई, ठीक है ना। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को
कितने के साथ अभिक्रिया कर पाएगी? ये 14/3 ग्राम के साथ कर पाएगी, है ना। तो अगर आप 10 kg हाइड्रोजन लोगे, है ना, इसको कितना लोगे? 10 kg लोगे, है ना, 10 kg लोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 14/3 × 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? देखो 140/3, है ना। तो 140/3 का मतलब क्या हो गया? 140 में 3 का भाग दो, है ना, 3 चौका, यहाँ दिया था ना 4.66, तो ये आ जाएगा 46.67, है ना, ये दिया था ना बेटा 4 तो 46.67। इसका मतलब क्या होगा कि 10 किलोग्राम, है ना, हाइड्रोजन, है ना, कितने से अभिक्रिया कर पाएगी? 46.67 किलोग्राम नाइट्रोजन से ही अभिक्रिया कर पाएगी। फिर तुरंत क्या खत्म हो जाएगी? ये हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी बाकी का फिर जो 50 किलोग्राम में से ये 46.67 किलोग्राम घटाओगे तो उतना जो नाइट्रोजन है वो क्या रह जाएगा? बचा हुआ रह जाएगा, शेष रह जाएगा उसमें। समझ गए ना बात? तो वो क्या रह जाएगा? उसके अंदर से शेष रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बताओ कौन हुआ इसमें सीमांत अभिकारक, है ना, कौन लिमिट कर रहा है, कौन पहले खत्म हो रहा है? हाइड्रोजन पहले खत्म हो रही। तो हाइड्रोजन क्या है? इसके अंदर सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये ऐसे ही समझा रखा है आपके, है ना। तो मैंने तुमको ये शॉर्ट में समझा दिया, इसने इस तरह से तरीके से कर रखा है। ये इसको सबसे पहले क्या किया? बैलेंस किया अभिक्रिया को, ठीक है ना, ये कर लिया। तो इसने क्या किया बेटा? पहले N2 के मोल निकाल लिए, है ना। N2 के मोल कैसे निकाले? देखो 50 किलोग्राम है ये, है ना। तो 50 किलोग्राम को पहले क्या कर लिया? 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 10⁻³ हो गया। तो ये क्या निकल गए? ग्राम निकल गए। और फिर इसमें इसके नाइट्रोजन के मोलर द्रव्यमान का भाग दे दोगे, है ना। तो 50 × 10⁻³ जो है आपका, इसमें नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 14, है ना। कितना होता है? 14, है ना। तो जब 14 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा बेटा, है ना, है ना। ये इसमें दे रखा है देखो 17.86 × 10⁻², है ना। अब मैंने ये 10⁻³ कर दिया है। तो देखो इसको अगर आप 500/14 × 10⁻² करोगे तो 500 में जब 14 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 17.86 आ जाएगा, है ना। तो ये इतने मोल आ गए। फिर ऐसे ही इसने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए। हाइड्रोजन का कितना है? 10 किलोग्राम है ना। 10 किलोग्राम के ग्राम बनाओ तो 10 को किससे गुणा कर दोगे आप? 1000 से गुणा कर दोगे, है ना। तो 1000 से कर दोगे। फिर वापस हाइड्रोजन का तो पता ही है आपको कितना होता है, ये H2 है, H2 के मोल हैं, है ना। हाँ तो देखो बेटा 14 नहीं, ये 28 से भाग देंगे, है ना। मैंने सिर्फ n नहीं, ये n क्या है? N2 है ये, तो किससे भाग देंगे हम? 28 से भाग देंगे, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन में कितना होता है? 1.008 होता है, 2.016, तो ये इसके मोल आ गए 4.96 मोल्स × 10⁻³ मोल। अब अभिक्रिया क्या कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन, है ना, कितने मोल के साथ? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। तो उपरोक्त दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया के 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है ना। अतः 17.86 मोल के लिए, है ना, 17.86 मोल नाइट्रोजन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन के मोल कितने चाहिए? 17.86 × कितना कर दिया? 3 कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 5 देखो बेटा इसमें यहाँ दे रखा है ना इसने कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितनी मोल चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल चाहिए, ठीक है ना। तो 17.86 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने चाहिए? इसको वापस 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 5.36 × 10⁻³ मोल, है ना। जबकि हमारे पास क्या है? 4.96 × 10⁻³ मोल ही है, तो ये कम मात्रा में है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है वो सीमांत अभिकारक हो गया, ठीक है ना। फिर इसकी इस मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उससे यूनिटरी मेथड होता है ना बेटा कि भाई इतनी है ना। यानी देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना आपको, यानी कितने चाहिए आपको? देखो यहाँ पे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर है तो कितनी चाहिए? 28 ग्राम चाहिए, है ना। नाइट्रोजन चाहिए नहीं चाहिए? तो 1 ग्राम ये रहा, है ना। और अगर 1 ग्राम होगी तो इस पे ये निकाल लो,
है ना। फिर इसके बाद ये कितनी दे रखी है आपको, हाइड्रोजन कितनी 4.963 है, तो उसके लिए कितनी आ जाएगी, ऐसे निकाल लेते ना। यानी 6 ग्राम के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 28 ग्राम चाहिए, क्योंकि अब ये अभिकारक, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना ये, तो 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितनी हो गई 28/6 ग्राम। तो फिर इसके लिए कितनी है 4.96 या इस मोल, हाँ मोल से कर रखा है ना इसने। देखो 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, है ना। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/3 मोल नाइट्रोजन हो गई। तो इतने मोल के लिए 4.96 इंटू 10⁻³ मोल के लिए कितनी हो जाएगी, उसको गुणा कर देंगे 4.96 इंटू 10⁻³ से, है ना। तो ये आ जाएगी आपके, किस में निकल जाएगा, वो मोल्स में निकल जाएगा। और मोल को किस में चेंज कर सकते हो आप, किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हो, या किलोग्राम से भी निकाल सकते थे आप डायरेक्ट, जो किलोग्राम दे रखे थे ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सीमांत अभिकर्मक हो गया, ठीक है ना बेटा। अब इसका ये आ जाता है विलयनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस बेटा, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो कैसे तरल रूप में होती हैं, है ना, यानी वो विलयन होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उनके, ठीक है ना। क्या होते हैं वो, सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब किसी पदार्थ की मात्रा को सॉल्यूशन में दर्शाने की ये विधियां हैं। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, है ना। तो मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, है ना। तो मास परसेंटेज मान लो आप इसको। फिर होता है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। फिर मोलरता, है ना, मोलरिटी। फिर है मोललता, मोलैलिटी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, द्रव्यमान परसेंटेज में क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान, है ना, विलेय क्या होता है, सॉल्यूट, और विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना। जैसे ऐसे समझो आप कि पानी के अंदर अगर नमक घुला हुआ है ना, तो जो नमक है वो विलेय हो गया, है ना, और जो नमक का पानी जो हुआ वो क्या हो गया, विलयन हो गया, है ना। नमक को किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो नमक विलेय हो गया, पानी जो है वो विलायक हो गया, है ना, और जो नमक का घोल मिला पानी में वो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो द्रव्यमान परसेंटेज कैसे निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है ना। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो निकालते हैं उसमें क्या करते हैं हम, देखो यदि किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है, ये है ना, ये है किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का कुल अनुपात होता है, कुल संख्या का अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है ना, और उनके मोलों की संख्या Na और Nb दे रखी है आपको, ठीक है ना, Na और Nb है, मोलों की संख्या Na और Nb है, तो मोल फ्रैक्शन इस तरह से निकालेंगे। तो A के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, A के मोल अंश, A के मोल बटे, क्योंकि A और B का सॉल्यूशन है ना वो, तो नीचे कुल कितना हो जाएगा, विलयन कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb, तो Na बटे Na प्लस Nb। B का मोल अंश कितना हो जाएगा, ऊपर Nb आ जाएगा, Nb बटे Na प्लस Nb, ठीक है। देखो इसमें यहाँ दे रखा है बेटा, यदि किसी A पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जा सकता है। देखो ये क्या है, विलेय है, और ये क्या है, विलायक है ना। तो जब 2 ग्राम A पदार्थ को 18 ग्राम जल में मिलाएंगे तो विलयन कितना मिलेगा, 20 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 + 18 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है ये, तो विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा, विलेय बटे विलयन, है ना, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, सॉल्यूट का 2 ग्राम है, और विलयन का कितना हो गया, 2 + 18 20 हो गया, 2 बटे 20 गुणा 100, तो कितना आ गया, 10% आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, मास परसेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके मोलरिटी, है ना, कि जितनी भी जो ज़्यादातर अभिक्रियाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं, मोलरिटी के हिसाब से होती हैं, ठीक है ना। तो मोलरिटी का क्या मतलब बेटा, देखो बहुत आसान है ये है सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है, इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैपिटल M द्वारा, है ना। देखो मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोललता जो होती है इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो बेटा ये क्या होती है, इसे, हाँ, ये है किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है ना। ऐसे समझो बेटा, जैसे ये 1 लीटर कोई विलयन है ना,
इसमें विलेय जो है वो विलायक में घुला हुआ है और विलयन बना हुआ है इसका, है ना। कितना है इसका आयतन? 1 लीटर है ना। इसमें जितने मोल घुले हुए हैं उसके, है ना, देखो बेटा अगर गाढ़ा होगा तो ज़्यादा मोल घुले हुए होंगे और अगर पतला होगा तो कम मोल घुले हुए होंगे, है ना। तो अगर माना इसके अंदर 1 मोल घुला हुआ है तो 1 m सॉल्यूशन हो गया ये। अगर इसके 2 मोल घुले हुए हैं तो 2 m सॉल्यूशन हो गया। अगर इसके आधा मोल घुला हुआ है ना, तो ये 0.5 m का सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब मोल का कैसे देखो, जैसे ऐसे समझो आप NaCl, ठीक है ना। NaCl का कितना होता है? Na का कितना होता है? 23 और Cl का कितना होता है? 35.5, मोटा मोटा ये ले लिया हमने, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो 8 और ये 58.5। तो अगर 1 लीटर है ना विलियन में, है ना, ये पूरा क्या है 1 लीटर है, उसमें अगर 58.5 ग्राम नमक घुला हुआ है ना, 58.5 ग्राम क्या है? तो 1 मोल का द्रव्यमान हो गया ना ये नमक का, ना, नमक के 1 मोल का द्रव्यमान हो गया ये 58.5 ग्राम। तो इस विलयन की जो सांद्रता है या, है ना, वो क्या होगी? 1 m होगी इसकी, ठीक है ना। तो देखो इसमें अब ये कह रहा है कि माना इसके हमको, ये तो क्या था 1 m सॉल्यूशन था, क्या था बेटा ये 1 m सॉल्यूशन था। अगर इससे हमको कोई दूसरे m का अगर हमको निकालना है तो किस हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो देखो इसमें ये समझा रखा है 1 m NaOH का अर्थ है कि विलयन के 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है ना। अब ये कह रहा है 0.2 m विलयन के लिए, है ना। अब हमको 0.2 m विलयन, इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 लीटर में 0.2 m NaOH घुला हुआ होगा, है ना। तो 0.2 m का मतलब क्या होगा? 5वां हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? यानी जो उसका मोलर द्रव्यमान है उसका कितना? 5वां हिस्सा। तो ये 58.5 ग्राम क्या है? ये इसका मोलर द्रव्यमान है। तो इसमें 5 का भाग दे देंगे हम, क्योंकि ये 1 m है। तो 0.2 कब आता है? जब 1 में 0.2 कब आएगा? जब 1 में 5 का भाग दोगे तब आएगा। तो ऐसे ही इसमें जब 5 का भाग दे दोगे, है ना, तो उतनी मात्रा अगर 1 लीटर में घुली हुई है तो वो क्या हो जाएगा? 0.2 m का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.2 m विलयन के लिए हमें 1 लीटर विलयन में 0.2 मोल NaOH की आवश्यकता होगी, है ना। अतः NaOH के 1 m विलयन से NaOH का 0.2 m विलयन बनाने के लिए हमें 1 m NaOH विलयन का वह आयतन लेना होगा जिसमें 0.2 m NaOH उपस्थित हो और इसे जल द्वारा तनुकरण करके 1 लीटर विलयन बनाना होगा। अब सांद्र 1 m NaOH का कितना आयतन लिया जाए जिससे 0.2 मोल NaOH उपस्थित हो, जिसमें 0.2 m NaOH उपस्थित हो। इसका परिकलन अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है ना। कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा कि 5वां हिस्सा लेंगे नहीं, यानी 1 m सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 लीटर विलयन में 1 मोल घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? उसका 1 मोल घुला हुआ है ना। तो अगर आपको 0.2 लेना है ना, तो क्या हो जाएगा? उसको किससे गुणा कर देंगे? 0.2 से करें तो कितना आ गया? 200 ml हो गया। क्या हो गया उसका? 200 ml ले लिया, यानी 5वां हिस्सा ले लिया उसका। यानी जो 1 लीटर था उसका कितना ले लिया हमने? 5वां हिस्सा ले लिया, 200 ml ले लिया। अब उसमें पानी मिला देंगे हम, है ना। पानी मिला के उसको कितना मिला लेंगे, कितना बना लेंगे उसको? 1 लीटर बना लेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा? वो 0.2 m सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। यानी क्या कह रहा है बेटा? देखो ये कि 1 m का आपका पास में सॉल्यूशन है ना, नमक का, ठीक है ना। ये क्या है? 1 m है ना। अब आपको 0.2 m सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? 0.2 m NaCl ये बनाना है। तो इसमें से क्या करेंगे बेटा हम? ये कितना है? 1 लीटर है ना। तो इसका 5वां हिस्सा ले लेंगे, है ना। तो 5वां हिस्सा कितना हो गया? 200 ml हो गया कि नहीं हो गया? 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml होता है। तो 5वां हिस्सा कितना हो गया? 200 ml। तो इसमें से 200 ml निकाल लिया हमने, है ना। तो 200 ml ऐसे समझो, तो ये 200 ml हो गया कि नहीं? इतना ले लिया हमने ये, है ना। अब ये इसके अंदर 1/5 मोल घुले हुए हैं कि नहीं है? क्योंकि इस पूरे में कितना घुला हुआ है? नमक 1 मोल घुला हुआ है। जब इसमें से 1/5 हिस्सा हमने निकाल लिया तो इसके अंदर 1/5 मोल नमक घुला हुआ है कि नहीं है ना। यानी 0.2 m
0.2 मोल घुले हुए हैं। अब इसका आयतन अगर मैं 1 लीटर बना दूं तो बाकी का क्या मिला दूं, इसमें पानी मिला दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0.2 m सॉल्यूशन मिल जाएगा नमक का। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में फिर ये लास्ट आ जाता है आपका मोलालिटी, है ना। तो मोलालिटी ये तो क्या होता है, इसमें आयतन होता है ना, इसमें द्रव्यमान लेते हैं बेटा हम, है ना। इसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो इसमें तो क्या होता है, विलियन के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, है ना। इसमें क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। ठीक है ना, ये इतना सा अंतर है ना। तो देखो इसमें ये 2 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं आपको। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए इसमें 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं, है ना। तो देखो बेटा ये कितने हैं, 250 ml, है ना, में कितना 4 ग्राम है ना। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे, समझे ना बात, है ना। देखो 250 ml में कितने घुले हुए हैं, 4 ग्राम, है ना। तो इसको जब 4 से गुणा कर दोगे तो 1000 ml बन जाएगा ना, 1 लीटर बन जाएगा। तो 1 लीटर में कितने घुलेंगे, 16 ग्राम। तो इसका मतलब 16 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है। तो 16 ग्राम कितना NaOH होता है ना। तो NaOH तो Na कितना हो गया, 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 हो गया, प्लस 16 प्लस 1, तो कितने हो गए बेटा, देखो 23 और 1 24, 24 और ये 16 कितने हो गए, 40। तो 40 ग्राम इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो 40 ग्राम अगर NaOH 1 लीटर में घुला हुआ है तो वो 1 m होगा, है ना। 40 ग्राम अगर NaOH घुला हुआ है 1 लीटर में तो वो कितना होगा, 1 m होगा। लेकिन हमारे पास तो 16 ग्राम है ना, क्योंकि ये इसको जब 1 लीटर बनाएंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो 16 ग्राम। तो 40 ग्राम पे तो 1 m है, तो 16 ग्राम पे कितना हो जाएगा, है ना। 40 ग्राम पे तो कितना है, 1 m है। तो 16 ग्राम पे कितना होगा बताओ, 16 यानी 1 बटे 40 गुणा 16, 16 बटे 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 से काटोगे ना तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये 0.4 m आ गया। कितना आ गया, 0.4 m आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये क्या था बेटा आपकी मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, है ना। तो ऊपर इसमें क्या आता है, विलेय के मोल आते हैं और नीचे क्या आता है, इसमें विलायक का द्रव्यमान आता है। ठीक है ना, जैसे इसमें यहाँ दे रखा है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको, 3m NaCl का घनत्व ये 1.25 ग्राम प्रति मोल है। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए, है ना। तो देखो 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान, है ना, क्योंकि ये कितना है, 3m NaCl है ना। तो 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान कितना है, 3 × 58.5, क्योंकि इसका बेटा NaCl का कितना होता है, 58.5 होता है कि नहीं होता है।